नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी अस्थाना स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल हरदे की भड़ास में। दोस्तों, आज मैं बताऊंगी आपको मेरा वो फर्स्ट डिबेट जो मैं हारी थी। हाँ, बचपन से चूँकि बोलने में मैं हमेशा से बिंदास रही हूँ, इसलिए बचपन से स्कूल में जितने भी डिबेट्स होते थे मेरा नाम बिना पूछे लिख लिया जाता था। लेकिन मुझे आज भी याद है 8th स्टैंडर्ड का वो डिबेट जिसमें मैं बुरी तरह से हारी थी। अब आप लोग सोचेंगे कि ऐसा कौन सा टॉपिक था जिसमें मैं हार गई थी, तो वो टॉपिक था गांधी के पक्ष में और गांधी के विपक्ष में। चूँकि शुरू से मेरे घर में जो बताया गया था, मुझे पाठ्यक्रम में जो पढ़ाया गया था, जो चीज़ें पढ़ाई गई थी, उसमें गांधी को इतना ज़्यादा एलैबोरेट किया गया था, इतना ज़्यादा महिमा मंडित किया गया था कि कभी सपने में मैं गांधी के विपक्ष में लिखने की, बोलने की सोच ही नहीं सकती थी। मुझे ख्याल ही नहीं था कि गांधी जैसा महापुरुष भी नहीं, वो भगवान का दर्जा प्राप्त था उनको, उनके जैसा इंसान कोई गलती भी कर सकता है। मुझे लगता था कि बस ये महान है, बस ये महानता कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। भैया, मैंने जो कुछ पढ़ा था, जो कुछ सीखा था, जो कुछ परिवार में मुझे बताया गया था, स्कूल में बताया गया, तो उसके आधार पर मैंने बड़ा ही बेहतरीन एक पूरा लेख तैयार किया, क्योंकि मुझे वो डिबेट जीतना था। क्योंकि वो 6th स्टैंडर्ड से लेकर के इंटरमीडिएट तक था और उसमें एक ही विजेता चुना जाना था। कई राउंड में वो होना था, उसमें एक ही विजेता चुना जाना था। तो मुझे ये था कि इस डिबेट को मुझे जीतना है। लेकिन अफसोस कि गांधी के पक्ष में बोल करके मैं वो डिबेट हार गई। और 11th क्लास की वो लड़की जिसने गांधी के विपक्ष में बोला, वो इसको जीत गई। हालांकि जब उस लड़की का डिबेट मैं सुन रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे कान से धुआं निकल रहा है। जो वो गांधी के बारे में बोल रही थी उससे मैं इनकार कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी बातों में इतना ज़्यादा तर्क था। लेकिन फिर भी जब वो गांधी के खिलाफ आग उगलना, जिसको कहते हैं, लिटरली आग उगलना कहते हैं, जब वो गांधी के खिलाफ आग उगल रही थी, तो मुझे पता नहीं क्यों बुरा लग रहा था। मुझे लग रहा था एक इतने महान इंसान के लिए, एक इतने देशभक्त इंसान के लिए, एक ऐसे इंसान के लिए जिसने पूरी जिंदगी देश के लिए समर्पित कर दी, और आज जिसकी वजह से हम लोग इस आज़ाद देश में की फिजाओं में सांस ले रहे हैं, उसके खिलाफ कोई इतना बोल भी सकता है क्या? लेकिन उसकी बातें जिस तरह से उसने कहना शुरू किया कि गांधी पढ़ने इंग्लैंड गए तो ऑब्वियस है कि अंग्रेज़ों के साथ क्लास में पढ़ते होंगे, अंग्रेज़ों के साथ हॉस्टल में रहते होंगे, अंग्रेज़ों के साथ मेस में खाना खाते होंगे। उन्हें किसी ने धक्का मार के नहीं निकाला और साउथ अफ्रीका में ट्रेन से उठाकर वो बाहर फेंक दिए गए। कहाँ तक इस बात का औचित्य हो सकता है? लगा बात तो बंदी सही कह रही है। जो अंग्रेज उन्हें इंग्लैंड से नहीं भगा रहे थे, उन्होंने साउथ अफ्रीका से भगा दिया। फिर उसका अगला पॉइंट था कि भाई, अगर गांधी इतने ही ज़्यादा, मतलब कहना चाहिए कि उनके अंदर आत्मचेतना थी, इतने महान थे, इतने बुद्धिमान थे, इतने देश प्रेमी थे, तो वो अंग्रेज़ों की सर्जन मेजर की नौकरी क्यों कर रहे थे? क्योंकि सर्जन मेजर की जो ड्रेस में उनकी बहुत फोटो उस समय भी अवेलेबल थी, इस समय तो नेट पे तो भरी पड़ी हैं, उस समय भी अवेलेबल थी। मुझे लगा बंदी बात तो सही कह रही है। उसके बाद 46 साल की उम्र में जा करके इनके अंदर देश प्रेम जागा, जबकि 25 साल की उम्र में भगत सिंह और क्या कहते हैं, सदगुरु और बहुत सारे ऐसे, रानी लक्ष्मीबाई, ये लोग अपना देश के लिए अपने सर्वोच्च अपना बलिदान दे चुके थे। और गांधी जी 46 साल की उम्र में जाकर के उनके अंदर देश प्रेम जागा और उन्होंने सर्जन मेजर की यूनिफॉर्म उतार करके, मिलिट्री की यूनिफॉर्म उतार करके एक धोती लपेट ली और अपने आप को भारत का सबसे बड़ा देश प्रेमी और सबसे बड़ा अहिंसा का सेवक और सबसे बड़ा सत्य अहिंसा का पुजारी घोषित कर दिया। वो सत्य अहिंसा का पुजारी जो नेताजी को कांग्रेस से इसलिए त्याग पत्र देने के लिए मजबूर कर देते हैं कि भैया वो हिंसा की बात करते हैं, वो वायलेंस की बात करते हैं, आज़ादी के लिए, हमें आज़ादी अहिंसा के नाम पर चाहिए, वो उनको त्याग पत्र देने के लिए मजबूर कर देते हैं। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है, तो ये भारतीय सेना को अंग्रेज़ों के लिए लड़ने के लिए कहते हैं, हाँ ठीक है, हमें अंग्रेज़ों के पक्ष में लड़ना चाहिए। अरे भैया, अगर अंग्रेज़ों के पक्ष में लड़ने के लिए हिंसा सही थी, तो अपने ही देश को आज़ाद कराने के लिए हिंसा गलत क्यों थी? मुझे लगा हाँ सही बात है, बदमी की बात में लॉजिक तो है ही है। उसके बाद जो उसने इनके सत्य के प्रयोग के बारे में बातें बताई, कसम खा के कहती हूँ, मैंने इससे पहले ये बातें सुनी ही नहीं थी। उसने कहा कि ये जो इनसे कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, ये जो थे अपने ऊपर कंट्रोल रखने की बात करते थे, ये अपनी पोतियों के साथ, अपनी भतीजियों के साथ, अपने मित्रों की पत्नियों के साथ नग्न अवस्था में सोते थे, निर्वस्त्र सोते थे, निर्वस्त्र स्नान करते थे। यकीन मानिए, उस वक्त मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मुझे लगा कि भाई ये क्या डिबेट में इतना झूठ बोल रही होगी, लेकिन दिमाग जो था वो कह रहा था ऐसा कैसे हो सकता है, डिबेट में इतना बड़ा झूठ एक लड़की, वो भी राष्ट्रपिता के लिए, बोलने की हिम्मत कैसे कर सकती है। मुझे लगा हाँ इसकी बात में तो दम है, ऐसा कैसे हो सकता है, जरूर कुछ ना कुछ सच बोल रही होगी। उसके बाद उसने बताया कि भाई ये सारे आंदोलन शुरू करते थे, ये आंदोलन शुरू करते थे और आंदोलन शुरू भी करते थे और दूसरों के आंदोलन को हाईजैक भी कर लेते थे। इन्होंने किसानों के नील आंदोलन को हाईजैक कर लिया था और उसे अपने नाम से रजिस्टर कर लिया था।
फिर उसने बताया इन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया, इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। लेकिन उन आंदोलनों को जब वो पीक पर पहुंचते थे, जब लगता था बस अब इसका रिजल्ट आने वाला, ये बंद क्यों कर देते थे? ये किसी को बंद कर देने का ये क्यों नहीं बताते थे कि क्यों बंद कर दिया, क्या रीजन है? अब तो ऐसा लगता था बस ये आंदोलन अपने चरम पे पहुंचा है, अब अंग्रेज जो है वो हमारा देश छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन बिना किसी को कुछ बताए, बिना कुछ कहे, उस आंदोलन को ठप्प कर देते थे और अंग्रेजों को चैन की सांस लेने देते थे। बात में लॉजिक था बंदी के। फिर उसने कहा कि ये जब भारत देश आज़ाद हुआ तो पहली बात तो ये कहते थे कि हमारी लाश के ऊपर से पाकिस्तान बनेगा, लेकिन फिर रातों रात चूंकि नेहरू इनके इतने ज़्यादा खास थे कि नेहरू को केवल प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए इन्होंने देश के 2 टुकड़े कर दिए कि जैसे देश इनके बाप का था। भाई हम किसी चीज़ को बांटने का अधिकार तभी रखेंगे ना जब वो चीज़ हमारी होगी, हमारे बाप की होगी, दादा परदादा की होगी। देश को कोई बांटने का डिसीजन कैसे ले सकता है? महात्मा गांधी को अधिकार किसने दिया कि वो हमारे देश को बांटने का डिसीजन लें? और अगर उनकी नज़र में हिंदू मुस्लिम एक था तो बन जाने देते जिन्ना को देश का प्रधानमंत्री। जिन्ना की यही तो जिद थी कि भाई मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, अगर प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं देश के टुकड़े नहीं करूंगा। तो देश के टुकड़े करने आपको ज़्यादा सही लगे बशर्ते जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बनाने के। और आपके लिए हिंदू मुस्लिम थे भी एक समान। आप मंदिर में कुरान पढ़ सकते हैं मगर आप मस्जिद में गीता पढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। ये कैसा आपका सर्वधर्म संभाव था? सर्वधर्म संभाव का मतलब ये नहीं होता है कि एक जाति को आप दबाते, एक धर्म को आप दबाते चले जाइए, दूसरे धर्म को आप उठाते चले जाइए। मैंने कहा बात तो बंदी बिल्कुल सही कह रही है भैया, इस बात में तो लॉजिक है, मैंने इससे पहले कभी क्यों नहीं सोची ये चीज़ें। फिर वो आई कि जब पाकिस्तान ने आज़ादी के तुरंत बाद कश्मीर पर हमला कर दिया, कबीलियाई अपने सेना को कबीलियाई भेष में भेज के, फिर जब सरकार ने कहा कि हम 55 करोड़ इनको नहीं देंगे, गांधी क्यों बीच में कूदे कि तुम 55 करोड़ दोगे? भाई जो सेना हमारे घर में घुस आई, उसने हमारा आधा कश्मीर छीन लिया, पीओके बना लिया, उस देश को तुम 55 करोड़ क्यों दोगे? वो तो छोड़िए, 55 करोड़ देने के बाद ये बंदा कहता था कि पाकिस्तान से लेकर के और आज के बांग्लादेश तक बीच में 15 किलोमीटर एक कॉरिडोर बनेगा और उसकी शर्त ये थी कि उसके दोनों तरफ 10-10 किलोमीटर तक सिर्फ मुस्लिम आबादी होगी। क्यों भैया? जब तुम्हारे लिए भारत में हिंदू और मुसलमान कोई डिस्क्रिमिनेशन था ही नहीं तुम्हारी नज़र में, तुम्हें लगता था सब भगवान के बनाए हुए बंदे हैं, सब राम के बनाए हुए बंदे हैं, सब एक समान है, कोई धर्म ऊंचा इधर नहीं है, कोई धर्म स्पेशल नहीं है हमारे लिए। तो जब आपने आज़ादी के बाद सारे मुसलमानों को पाकिस्तान जाने नहीं दिया, आप कॉरिडोर के 10 किलोमीटर इधर और 10 किलोमीटर उधर तक मुस्लिम आबादी के पक्षधर क्यों थे? भैया उसने आखिर में अपने डिबेट को कंक्लूड करते हुए कहा कि मैं इस शख्स को भारत के राष्ट्रपिता मानने से इनकार करती हूँ। मुझे बिल्कुल इस बात पे एतराज़ है कि ये शख्स जिसने हमेशा हमारे देश के खिलाफ, हमारे देश की मेजॉरिटी के खिलाफ काम किया, उसे हमारे देश का राष्ट्रपिता कहा जाए। उसने एक बात और इसमें जोड़ी, उसने कहा जिस प्रकार भाई हमारे देश में इतने महान लोग हुए हैं, भाई राम हुए हैं, कृष्ण हुए हैं, गौतम हुए हैं, बुद्ध हुए हैं, नानक हुए हैं, महावीर हुए हैं, इतने महान महान लोग हुए हैं और सबने अपने आप को इस देवभूमि का पुत्र कहा है। तो गांधी इस देश के पिता कैसे हो सकते हैं? गांधी अगर इस देश के पिता हैं तो क्या सब उन महापुरुषों के भी पिता हैं ये? बंदी के बाद में इतना लॉजिक था कि मैं ये इनकार ही नहीं कर सकती थी कि इसका डिबेट वो जीतने की अधिकारी नहीं है। और जब उसे फर्स्ट प्राइज़ मिला, हालांकि चूंकि मैं भी एक कॉम्पिटिटर थी, मुझे कहीं तो दुख हुआ कि हाँ भाई मुझे इसमें कोई प्राइज़ नहीं मिला या मैं हार गई, लेकिन मुझे इस बात के लिए बहुत ज़्यादा कहना चाहिए संतोष था कि आज उसके डिबेट में मुझे कुछ चीज़ें ऐसी सीखने को मिली जिससे मैं बिल्कुल अनभिज्ञ थी। मेरे समाज ने, मेरे परिवार ने, मेरी पढ़ाई ने जब 8th तक तो नहीं बताया था कि गांधी क्या है। उसके बाद मैंने गांधी के बारे में ढूंढ के पढ़ना शुरू किया और जो हकीकत मेरे आगे आई वो आज किसी से नहीं छिपी है, क्योंकि आजकल तो इंटरनेट में वो हर चीज़ अवेलेबल है। कहीं भी आप खोल के देखिए, गांधी की हकीकत हर जगह लिखी पड़ी है, छपी पड़ी है, उसके तो अखबार छपे हुए। तो आज मैं ये एपिसोड इसलिए बनाया था मैंने कि भाई मैं बता सकूं कि मेरी ज़िंदगी में मेरी पहली हार का श्रेय तो मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी को ही देती हूँ, और अपनी देश के हार का श्रेय भी, इतने सालों तक जो हम आज़ादी के लिए लड़े उसका श्रेय भी मैं मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी को देती हूँ। चलिए इसी के साथ मैं आज का अपना एपिसोड यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं दिल के भड़ास के किसी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।